हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज इस चैप्टर का हम लास्ट सेशन करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता कि प्ले स्टोर पर हमारा एक एप्लीकेशन है और उस ऐप का नाम है ज्ञान लैब ऐप। इस ऐप में हमने आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया हुआ है। इसमें जो स्पेशल फ्री मटेरियल है वो है 1000 फ्री एमसीक्यूज वाला पीडीएफ। अब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाके अपना ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको नोट्स एंड पीडीएफ करके एक सेक्शन दिखाई देगा। नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन पे क्लिक करो, आपको वहां पर एमएसटी सीईटी 2025 का एक फोल्डर दिखाई देगा। जैसे ही आप ये फोल्डर ओपन करोगे आपको ये 1000 फ्री एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इतने फ्री एमसीक्यूज आपको पूरे महाराष्ट्र के किसी भी यूट्यूब टीचर के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम टीचर्स, हम सारे यूट्यूब टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत सारा मटेरियल फ्री में देते हैं, लेकिन आप लोग उसका फायदा नहीं उठाते हो और फिर बाद में रोते हो कि हम क्या करें, हम एमसीक्यूज कहाँ से प्रैक्टिस करें, माझ्याकडे पैसे नहीं है, माझ्याकडे हे नहीं है, ते नहीं है। तो बेसिकली इसको, ये जो एमसीक्यूज है ये सॉल्व करने के लिए आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है। आजकल इंटरनेट सबके पास होता है, तो आपको बस इंटरनेट से ऐप डाउनलोड करके ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं एंड आपकी सीईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो अब हम आते हैं अपने आज के मुद्दे पे। नहीं तो फिर कुछ बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि मैम बार बार ऐप क्या एडवर्टाइजमेंट करते रहती है, ऐप के बारे में सुन सुन के हमको घंटाला आ गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अभी तक इसके बारे में नहीं पता, इसीलिए मैं बार बार आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेस टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन हम कैसे पता कर सकते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स की मदद से। अगर आपको जो क्रोमोसोम नंबर 23rd पेयर होता है, अगर आपको वो क्रोमोसोम्स का पेयर पता चल गया तो आपको सेक्स पता चल जाएगा। जिस मैकेनिज्म से हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। बेसिकली यहाँ पर हम बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन का फिनोटाइप पता करने की कोशिश करते हैं। कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है, जैसे अर्थवर्म हो गया या फिर अपना हिबिस्कस फ्लावर हो गया, कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल भी प्रेजेंट होता है, फीमेल भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे स्पीशीज को हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं या फिर मोनोएशियस बोलते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्पीशीज में ऐसा होता है कि मेल में अलग सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल में अलग सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो हम अगर अपना एग्जांपल लेते हैं तो हम खुद को डायएशियस या फिर यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, यानी कि मेल्स अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होती है, ठीक है। और वो ट्रांसजेंडर वाला कंडीशन इधर नहीं आएगा, वो लास्ट में एक सिंड्रोम होता है जो हम पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड आएगा बोर्ड एग्जाम्स में, लिख कर ले लो। तो ये टॉपिक मत स्किप करना, मतलब आज जो भी लेक्चर हम करने वाले हैं वो स्किप मत करना। अब देखो, जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो अपने दिमाग में सबसे पहले आता है एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। अब एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी कैसे हुई? जर्मनी के एक बायोलॉजिस्ट थे हेंकिंग। ये जो बायोलॉजिस्ट थे ये ना एक कीड़े के ऊपर स्टडी कर रहे थे, एक बग के ऊपर स्टडी कर रहे थे, अनासा ट्रिस्टिस। जब ये इस कीड़े के ऊपर स्टडी कर रहे थे स्पर्म का डेवलपमेंट, तो 50% स्पर्म्स इनको पता था कि ये वाई क्रोमोसोम है, और बाकी के 50% जो स्पर्म्स हैं इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से क्रोमोसोम है। आधे स्पर्म्स वाई दिख रहे थे, मतलब वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा था वो इनको पता था, तो आधे क्रोमोसोम्स वाई वाले हैं, बट बाकी के 50% स्पर्म्स कौन से इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने वो जो रिमेनिंग 50% स्पर्म थे ऐसे रैंडमली उसका नाम रख दिया एक्स बॉडी। जैसे आप लोग स्कूल में जब मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे और अपने को कोई वेरिएबल नहीं पता या कोई वैल्यू नहीं पता तो हम उसकी वैल्यू एक्स अज्यूम करते हैं, वैसे ही हेंकिंग ने भी जो 50% स्पर्म है उसकी वैल्यू एक्स करके अज्यूम कर ली थी, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये क्या है, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या रोल है। बाद में बहुत सारी डिस्कवरी और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि हेंकिंग ने जिसका नाम एक्स बॉडी रखा था, ये एक्स बॉडी ही एक्चुअली में एक्स क्रोमोसोम है। तो इस तरीके से अपना एक्स क्रोमोसोम का डिस्कवरी हुआ। तो सीईटी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से इंसेक्ट की वजह से एक्स क्रोमोसोम का डिस्कवरी हुआ? अनासा ट्रिस्टिस के वजह से। किसने किया? हेंकिंग ने किया। ये जितने भी आपकी पूरी बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में जितने भी साइंटिस्ट के नाम है, उन साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में कौन सा काम किया, ये सब मैंने पीडीएफ बना के ऑलरेडी अपने ऐप पे डाला हुआ है। फ्री मटेरियल वाला जो सेक्शन है ना, नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन, वो चेक करो। आपको नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में ना बहुत सारा खजाना मिलेगा, बहुत सारा खजाना मिलेगा। एक बार ऐप डाउनलोड करके देखो, आप रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूं तो ये आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो कि ह्यूमन फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है और ह्यूमन मेल्स के पास XY क्रोमोसोम होता है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत डिटेल में बताया था कि जब मेल्स के स्पर्म बनते हैं तो 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम जाता है, 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम जाता है। अब समझो मेल का ये वाला स्पर्म, X वाला स्पर्म अगर फीमेल के एग के साथ फ्यूज हुआ तो लड़की फीमेल होगी, और अगर मेल का ये वाला स्पर्म फीमेल के एक्स वाले स्पर्म के साथ, गैमेट के साथ फ्यूज हुआ तो फिर बच्चा मेल पैदा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मेल्स हमेशा कैसे होते हैं, हेट्रोगैमेटिक, मतलब उनके पास दो अलग अलग क्रोमोसोम है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर हम मेल्स को बोलते हैं हेटेरोगैमेटिक, और यहाँ पर फीमेल्स हमको कैसे दिखाई दे रही है, होमोगैमेटिक, यानी कि इसके पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स सेम टाइप के। अब एक चीज मैं आपको हिंट बता रही हूँ, मेल हो या फीमेल हो, ह्यूमंस हो या जानवर हो, जिस भी एनिमल का आप स्टडी कर रहे हो, अगर मेल हेट्रोगैमेटिक है तो मेल डिसाइड करेगा कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, और अगर फीमेल हेट्रोगैमेटिक है तो फीमेल डिसाइड करेगी कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। जिसके पास दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे वही डिसाइड करेगा कि बच्चा मेल होने वाला है कि फीमेल होने वाला है। तो जो लोग ताना मारते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको पता नहीं है ये कॉन्सेप्ट के बारे में, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि तू मेरे को मेरे घर का एक वंश नहीं दे सकती, सिर्फ लड़कियां पैदा करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके दिमाग में ये चीज घुसानी पड़ती है कि लड़का होना या लड़की होना ये औरत के हाथ में नहीं है, क्योंकि औरत के पास सेम टाइप का क्रोमोसोम है XX। लड़के का जो क्रोमोसोम है यानी मेल्स का जो क्रोमोसोम है उस पे डिपेंड करता है, मेल्स के स्पर्म पे डिपेंड करता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, क्योंकि मेल का अगर X वाला स्पर्म आया तो लड़की पैदा होगी, और अगर मेल का Y वाला स्पर्म आया तो लड़का पैदा होगा। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है जो इंडियन सोसाइटी में लोगों को नहीं पता, कि मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बट फादर इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट आता है अपना बर्ड्स का सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी ये भी सेम ह्यूमंस के जैसा है, बट यहाँ पर हम अल्फाबेट्स अलग यूज करते हैं। ह्यूमंस के लिए हम XX और XY यूज करते हैं, बर्ड्स के लिए हम ZZ और ZW यूज करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है पता है, यहाँ पर मेल होमोगैमेटिक है, यहाँ पर मेल होमोगैमेटिक है और यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। और मैंने अभी आपको कुछ सेकंड्स पहले बोला कि जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोगैमेटिक होगा, जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोगैमेटिक होगा वही ऑर्गेनिज्म डिसाइड करेगा बच्चे का सेक्स, कि बच्चा मेल होने वाला है कि फीमेल होने वाला है, वही ऑर्गेनिज्म डिसाइड करेगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, सो जो हेट्रोगैमेटिक होगा वही डिसाइड करेगा कि बच्चा मेल है कि फीमेल, और जो होमोगैमेटिक है, मैं सीसीटीवी देख रही थी यार जरा, नहीं तो सोचोगे मैम मोबाइल में क्या देख रहे हैं। जो बच्चा हेट्रोगैमेटिक है, जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोगैमेटिक है वही डिसाइड करेगा कि बच्चा मेल होने वाला है कि फीमेल होने वाला है। इधर ध्यान से देखो, ये हेट्रोगैमेटिक फीमेल है, अभी इस हेट्रोगैमेटिक फीमेल की वजह से ही डिसाइड होगा कि जो बर्ड होने वाला है, जो बच्चा होने वाला है, वो मेल बर्ड रहने वाला है कि फीमेल बर्ड रहने वाला है। इसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके पास तो सेम टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पर सेम ह्यूमंस के जैसा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। ह्यूमंस के केस में मेल हेट्रोगैमेटिक था, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, बस इतना ही डिफरेंस है। ह्यूमंस के लिए हम XY यूज करते हैं, बर्ड्स के लिए हम ZW यूज करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का। अब देखते हैं हनी बीज का कैसे होता है। ऑलराइट, अब हनी बीज का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, इट इज अ हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आपका जो हनी बी स्टार्टिंग में जो होती है फीमेल हनी बी, उसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज डिप्लॉइड कंडीशन। अब ये फीमेल जब अंडे देती है, जब गैमेट्स बनाती है, तो 16 क्रोमोसोम्स हमको देखने मिलते हैं, हर एक गैमेट में 16 क्रोमोसोम्स होंगे। अब बेसिकली इनमें से कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज करते ही नहीं है, बिना फर्टिलाइज किए वो पार्थेनोजेनेसिस की मदद से वैसे ही मैच्योर हो जाते हैं, और वो जब बिना फर्टिलाइजेशन के ऐसे ही मैच्योर हो जाएंगे तो उनको बोलते हैं हैप्लॉइड मेल। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, हार्मोन्स की मदद से बिना फर्टिलाइजेशन किए अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर लेना, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो फीमेल अंडे देती है उनमें से कुछ गैमेट्स बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट मैच्योर हो गए, दोज आर कंसिडर्ड एज हैप्लॉइड मेल। और कुछ गैमेट्स मैच्योर होते हैं, और जब यही गैमेट्स मेल के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमको मिलती है फिर से डिप्लॉइड फीमेल। अब अगर मैं इस डिप्लॉइड फीमेल की बात करूं तो ये डिप्लॉइड फीमेल भी हमको दो टाइप की देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है क्वीन बी और एक देखने को मिलती है वर्कर बी।
अब क्वीन बी की खासियत क्या होती है, पूरा का पूरा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें एक रानी होती है। ये जो रानी होती है ये सिर्फ रॉयल जेली खाती है, इसको बोलते हैं क्वीन बी। और बाकी की वर्कर बीज क्या करते हैं, ये अलग अलग फ्लावर से जेली कलेक्ट कर करके लाते हैं, यानी कि नेक्टर कलेक्ट कर करके लाते हैं। ये देखो, ये जो डिप्लॉयड फीमेल होती है या तो वो वर्कर होती है या तो क्वीन होती है। क्वीन बी सिर्फ रॉयल जेली खाती है और बाकी के जो फीमेल्स होते हैं वो जेली कलेक्ट यानी नेक्टर कलेक्ट करके लाते हैं। और बाकी के जो फीमेल्स होते हैं ना, ये जो वर्कर बी होती है, ये सारी वर्कर बी स्टेराइल होती है। सिर्फ और सिर्फ क्वीन बी, यही एक क्वीन है जो अंडा दे सकती है। तो इसमें से सिर्फ ये जो क्वीन बी होती है जो रॉयल जेली खाती है, आगे जाके सिर्फ यही अंडे देती है। बाकी जितने भी वर्कर बीज होते हैं ये सारे के सारे वर्कर बीज स्टेराइल होते हैं। और मेल्स को क्या नाम दिया गया है, ये जो हेप्लॉइड मेल मधुमक्खी होती है उसको नाम दिया गया है ड्रोन्स। इनका काम क्या होता है, इनकी लाइफ का एक ही टारगेट है, क्वीन बी के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करना। ये मेल्स क्वीन बी के पास जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जब ये मेल्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं, मतलब ये मेल जब इस क्वीन बी के साथ फर्टिलाइज करेगा, जब ये क्वीन बी हेप्लॉइड अंडे देगी, जब ये फीमेल के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो ये मेल मर जाएगा क्योंकि ये उसी में फ्यूज हो जाएगा। ये मेल जो है ये इस फीमेल के साथ फ्यूज हो गया, ये मेल कभी रिटर्न नहीं आता है क्योंकि मेल अपना क्रोमोसोम्स देके वो खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर मेल्स का काम है सिर्फ फर्टिलाइजेशन करना, थोड़ा बहुत नेक्टर कलेक्ट करना, और क्वीन बी का काम है अंडे देना, गैमेट्स प्रोड्यूस करना, और वर्कर बी का काम है नेक्टर कलेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर मेल्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड एंड फीमेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड, इसीलिए इस टाइप के डिटर्मिनेशन को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। कभी कभी क्या होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी हमको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के सेक्स चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। अभी ये एक स्पेशल टाइप का कीड़ा है बोनेलिया विरिडिस। क्या देखने मिलता है हमको कि ये ना लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मेल कब होगा फीमेल कब होगा, इसका सेक्स इसके लोकेशन पे डिपेंड करता है। द मरीन फीमेल बोनेलिया वर्म हैज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बॉडी। इस वर्म की बॉडी बहुत बड़ी होती है। जब ये वर्म सी फ्लोर में अपना अंडा देती है तो ये फीमेल बन जाती है। जब ये वर्म सी फ्लोर, एकदम सी फ्लोर में जब ये अपना अंडा देगी तो ये फीमेल रहेगी। और जब जैसे ही ये सी बेड में आती है, व्हेन द लार्वे लैंड्स ऑन फीमेल्स प्रोबोसिस, मतलब ये वर्म ने अंडा दिया, वो अंडा इसके हेड में आया, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ अलग मार्कर से, इसने जो अंडा दिया वो अंडा इसके हेड के पास आया, फिर ये हेड से वापस अपना अंडा खाती है और इसके यूटेरस में जाके वो अंडा अपने आप मेल बन जाता है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट बदल गया। मतलब जब तक ये अंडा बाहर था तब तक ये अंडा फीमेल था, लेकिन जैसे ही ये उसके यूटेरस के अंदर गया अंडा, वो मेल में कन्वर्ट हो गया। और फिर अब यही अंडा अपने ही दूसरे अंडों के साथ फर्टिलाइज करके फिर से नया बच्चा बनाएगा। यानी जब तक बॉडी के बाहर है, जब तक ये अंडा पानी में है, तब तक ये फीमेल जैसा बिहेव करेगी, और जैसे ही ये अपने वर्म के अंदर जाएगी ये मेल बन जाएगी और फिर अंदर फर्टिलाइजेशन करके नया अंडा देने में हेल्प करेगी। ऐसे ही टर्टल्स के अंडे होते हैं जो टेम्परेचर के हिसाब से अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग एग्जांपल्स हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से ही अपना सेक्स चेंज करते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर का, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं तो हमको दो अलग अलग कैटेगरी देखने मिलती है, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें कोई एक आधा जीन की वजह से हमको डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है, म्यूटेशन इन द जीन, जैसे कि थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। हमने ये सब डिटेल में पढ़ लिया, सिर्फ ये बाकी है, तो ये अभी हम देखेंगे। मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं है, क्रोमोसोम का कोई एक जीन म्यूटेट हो जाता है, उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है या तो एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, यानी कि या तो एक क्रोमोसोम प्लस होगा या तो एक क्रोमोसोम माइनस होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, तो ये तीनों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थैलासीमिया के बारे में। थैलासीमिया में क्या होता है, हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 11 है, क्रोमोसोम नंबर 11 के पास जीन्स हैं HBB और क्रोमोसोम नंबर 16 के पास जीन्स हैं HBA एंड HBA2, A1 एंड A2। अब बेसिकली हमारा ध्यान से सुनो, ये हमारा रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के पास 4 प्रोटीन चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ठीक है, अब इसमें से ये अल्फा चेन्स किसके वजह से बनती है, क्रोमोसोम नंबर 16 से बनती है। क्रोमोसोम नंबर 16 के पास कौन सा जीन है, HBA1 एंड HBA2। और बीटा चेन किससे बनती है, क्रोमोसोम नंबर 11 से। क्रोमोसोम नंबर 11 के पास कौन सी जीन है, HBB जीन है। ठीक है,
अब अगर इनमें से कोई एक जीन भी डिफेक्टिव हो गई तो वो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन चेन बनेगा ही नहीं। यानी कि इधर देखो, अगर यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 16 में डिफेक्ट आ गया और अगर अल्फा जीन नहीं बना तो आपका अल्फा प्रोटीन नहीं बनेगा, 2 चेन्स बनेंगी नहीं और सिर्फ 2 चेन्स रहेंगी। बेसिकली हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होता है, पर यहाँ पे आपका 2 चेन नहीं बना, और 2 चेन नहीं बना तो आपके हीमोग्लोबिन में सिर्फ 2 प्रोटीन चेन बचेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि 4 हीमोग्लोबिन की जगह, मतलब 4 प्रोटीन चेन्स की जगह सिर्फ 2 प्रोटीन चेन है, यानी कि अब ये सिर्फ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसफर करेगा। सेम यहाँ पर होता है बीटा थैलेसीमिया में, अगर ये वाला जीन नहीं बना तो बीटा चेन्स नहीं बनेगा, तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम होगी, 2 प्रोटीन चेन्स नहीं बनेगी तो 2 ऑक्सीजन कम आएगा। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से फिर अनीमिया होता है, फिर बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। तो थैलासीमिया 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलासीमिया एंड बीटा थैलासीमिया। डिपेंड करता है कि कौन सा चेन बना है, कौन सा चेन नहीं बना है। तो यहाँ पर अगर हीमोग्लोबिन में प्रोटीन चेन्स नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो अनीमिया हो जाएगा, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी, स्किन येलो पड़ने लगेगी, आपके ब्लड सेल का शेप चेंज हो जाएगा, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, यूरिन डार्क कलर का होगा। और फिर ऐसे पेशेंट्स को ना बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, क्योंकि अगर उनकी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स का सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अभी थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया अलग अलग है। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था, सिकल सेल एनीमिया का आरबीसी का स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट था। थैलासीमिया में क्या हो रहा है, आरबीसी का स्ट्रक्चर कंप्लीट है, आरबीसी का स्ट्रक्चर कंप्लीट है, लेकिन इसके अंदर 4 हीमोग्लोबिन चेन की जगह पे 2 ही हीमोग्लोबिन चेन है। तो सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया दोनों डिफरेंट है। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें, थैलासीमिया इज डिफरेंट फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। द फॉर्मर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम while the latter is the quantitative। दोनों क्वालिटेटिव कैसे होएगा, यहाँ पे क्वांटिटी आएगा, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर आरबीसी बन रहा है पर आरबीसी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मतलब इसकी क्वालिटी प्रॉब्लम है। और जो थैलासीमिया है इसमें हीमोग्लोबिन चेन का क्वांटिटी नहीं बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन चेन का the former is qualitative problem of synthesizing few globule molecules while it is quantitative for synthesizing an incorrectly functional globin। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ही एक्चुअली क्वालिटी प्रॉब्लम है। एक सेकेंड, दोनों ही एक्चुअली क्वालिटी प्रॉब्लम है। डिफरेंस क्या है बता रही, ये कैसे हो गया, हाँ यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया में आपका आरबीसी का शेप इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर आरबीसी जो है वो इनकरेक्ट तरीके से हीमोग्लोबिन बना रही है, यानी कि यहाँ पर आरबीसी का शेप इनकम्प्लीट है, इसीलिए हीमोग्लोबिन इनकम्प्लीट है। और यहाँ पे लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन चेन ही कम बन रहा है, 4 की जगह पे सिर्फ 2 चेन बन रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे है लेकिन गलत हीमोग्लोबिन है या फिर डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन ही नहीं है क्योंकि चेन्स कम है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलासीमिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें तो आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। सबसे पहला आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे, समझो जब आपका सेल डिवीजन हो रहा था, जब सेल सेपरेशन हो रहा था एनाफेज के टाइम पे, यहाँ पे ये मदर है, इस मदर के जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स ऐसे सेंटर में हैं। अब जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होने वाले थे तो 23 ऊपर जाना चाहिए था, 23 नीचे आना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या हुआ, ऊपर 24 क्रोमोसोम्स चले गए, नीचे 22 क्रोमोसोम्स आ गए। तो अब ये जो 24 क्रोमोसोम्स वाला एग है, जब ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा तो इस बच्चे में 47 क्रोमोसोम्स आएंगे। तो अब ये जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है, मदर का जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है, अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21st पोजीशन पे चला गया तो उस बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। और अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लास्ट पोजीशन पे चला गया ऐसे, तो उस बच्चे को फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, यानी कि उस बच्चे में मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन्स बनेंगे, तो ये वो ट्रांसजेंडर वाली सिचुएशन आ जाती है। तो जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ना बेटा, जब आपका सेपरेशन होता है, जब एनाफेज होता है, तो एनाफेज के टाइम पे यानी कि ड्यूरिंग डिसजंक्शन, ये देखो जब आपके क्रोमोसोम्स ठीक तरीके से सेपरेट नहीं होते, ड्यूरिंग नॉन डिसजंक्शन और फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर ये ऑटोसोम्स ठीक तरीके से सेपरेट नहीं हुए तो उसके वजह से हमको ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कवरी की थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन लैंगडन डाउन, और इन्हीं के नाम से ये सिंड्रोम का नाम रखा गया है। ही डिस्कवर्ड दिस डिसऑर्डर इन 1866। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 21st पोजीशन पे 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसीलिए इस बीमारी को हम 21st ट्राइसोमी भी बोलते हैं।
अब डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं, इनके सिम्टम्स कैसे होते हैं और ये किसको ज्यादा होने के चांसेस होते हैं? जो औरत 45 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी बॉडी का मीनोपॉज लगने वाला है, उसकी बॉडी का सेल डिवीजन प्रोसेस स्लो हो चुका है, एग का सेल डिवीजन प्रोसेस स्लो हो चुका है। तो जो फीमेल 55 या 45 ईयर्स के बाद प्रेग्नेंट होती है, उनके केसेस में ऐसा ज्यादा होता है। अब जो बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है, अभी वो एक मूवी आई थी ना आमिर खान की, तारे जमीन पर का पार्ट 2, सितारे जमीन पर, उसमें बताया गया है एक लड़का रहता है, वो डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट रहता है। तो आपको उस लड़के को देख के पता चला होगा कि उनकी ना मेंटल डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं होती है, उनकी हाइट प्रॉपरली नहीं बढ़ती है, उनका फेस फ्लैट रहता है, देयर फेस इज फ्लैट, उनका कान बड़ा बड़ा रहता है, मुंह हमेशा खुला रहता है और मुंह से थोड़ा थोड़ा पानी निकलते रहता है, उनकी आंखें भी प्रॉपरली नहीं होती है, ऐसे साइड साइड में होती है, ठीक है। और उनका ये अंदर का जो फोल्ड है, अंदर का आईज का जो फोल्ड है, ये से थोड़ा ओपन रहता है, मतलब दे डोंट हैव नॉर्मल फेशियल स्ट्रक्चर्स, ओके। और उनके हाथ भी मोटे मोटे होते हैं और उनके हाथ के बीच में एक ही लाइन होती है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो हमको डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में देखने मिलते हैं। दूसरा आता है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होती है। जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे तो एक सेल में गया 24, एक सेल में गया 22। अभी समझो ये वाला गैमेट फीमेल का एग बना, इसके पास 22 क्रोमोसोम्स हैं और ये स्पर्म आया, इसके पास 23 है। तो अब ये जो बच्चा होगा, इस बच्चे में सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स रहेंगे, एक सेक्स क्रोमोसोम कम रहेगा इसके पास। तो अगर इसके पास एक सेक्स क्रोमोसोम कम है तो उसको बोलेंगे एक्सओ मोनोसोमी। क्या बोलेंगे उसको? एक्सओ मोनोसोमी या एक्स मोनोसोमी। यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम कम है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो दिखने में ये बच्चा फीमेल जैसा दिखेगा, लेकिन प्रॉपर इसमें फीमेल के कैरेक्टर्स भी डेवलप नहीं होंगे। ये भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। यहाँ पर आपका नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम्स ठीक तरीके से सेपरेट नहीं हुए, तो ऑटोसोम्स 44 रहेंगे लेकिन सेक्स क्रोमोसोम एक मिसिंग रहेगा। दिखने में ये फीमेल जैसे दिखते हैं लेकिन इनकी हाइट छोटी रहती है, इनका जो गला है वो ऐसे रहता है, वेब्ड नेक रहता है, इनकी हेयर लाइन भी पीछे से काफी छोटी सी होती है, इनका जो चेस्ट है ऐसे शील्ड शेप, ब्रॉड होता है, शील्ड शेप होता है, इनकी ओवरीज ठीक तरीके से डेवलप नहीं होती, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं होता और इनका इंटेलिजेंस भी थोड़ा लो होता है। तो दैट इज टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम होता है, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं XXY मेल्स। ये भी सेम, क्रोमोसोम जब प्रॉपरली सेपरेट नहीं होता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, तो यहाँ पे हमको क्या देखने मिलता है कि दिखने में ये आदमी मेल है लेकिन इसके पास, इसका डेवलपमेंट भी मेल्स वाला ही हो रहा है, बट इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है जिस वजह से इसके अंदर कुछ फेमिनाइन डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि इनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब दिखने में ये मेल्स है लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं। इनका टेस्टिस ठीक तरीके से डेवलप नहीं होगा तो इनकी बॉडी में स्पर्म्स नहीं बनेंगे। तो ये सारे हमको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स में देखने मिलते हैं। अब आप बोलोगे मैम मैं ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को जानता हूँ जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, तो ऐसा सब में नहीं होता। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स के बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। मतलब अभी LGBTQ कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, लेस्बियंस अलग होते हैं, गेज अलग होते हैं, बाइसेक्सुअल्स अलग होते हैं, ट्रांसजेंडर्स अलग होते हैं, क्वियर ग्रुप अलग होता है। कुछ लोग तो कास्ट्रेशन करके अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही निकलवा देते हैं और वो लोग मतलब भगवान की भक्ति में, किन्नर बोलते हैं ना जिनको, अर्धनारी नारेश्वर, तो वो मतलब उसी में अपनी भक्ति में ही वो लोग मगन हो जाते हैं, ना मेल बनना है ना फीमेल बनना है। तो ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं। बट यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये लड़का दिखने में मेल रहेगा बट इसके पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से इसकी बॉडी में हमको फीमेल कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। आप बाबा के पास जाओगे, दवा करवाओगे तो फिर आप एकदम से आदमी बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ये लोगों की मेंटल प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से ये सब ज्यादा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, अपनी मर्जी से कोई ऐसा बिहेव नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये क्यों होता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। और यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या देखने के लिए मिलते हैं, दिखने में मेल पर अनडेवलप्ड। तो अब देखो यहाँ पर आपको हर साल क्रोमोसोम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से होता है और उसके सिम्टम्स बताओ। तो इसका आंसर आएगा डाउन सिंड्रोम। और सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किया, फ्लैट फेस, ओपन माउथ, टंग इज ऑलवेज आउट, आईज इज फोल्डेड अप, तो ऐसे सारे सिम्टम्स आप बता सकते हो। फिर यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज ZW एंड ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये डिटर्मिनेशन हमको सिर्फ बर्ड्स में देखने मिलता है। पिजन, पैरट, स्पैरो, ये सारे बर्ड्स हैं, ठीक है। बैट और क्रो बर्ड्स हैं, बट फाउल यानी कि चिकन वगैरह, तो ये नहीं आएगा इधर आंसर।
यहाँ पे भी फाउल है, ये भी नहीं आएगा। कैट वगैरह एनिमल है, बर्ड नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये देखो, व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, टर्नर सिंड्रोम एक्सप्लेन करना है और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक्सप्लेन करना है 2024। मैंने आपको बोला कि आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। फिर वापस, नेम एनी 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स व्हिच शोज प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर 2 डिसऑर्डर्स कौन से हैं? एक है डाउन सिंड्रोम 21st ट्राइसोमी, और एक है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जहां पे सेक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाता है। यस, तो ये अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं कंटिन्यू आपकी हेल्प करते रहूं और बच्चों को ये कंटेंट देते रहूं। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू सून, टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वीडियो।